हेलो एंड नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक ऐसे कैंडिडेट को बुलाना चाह रहा हूँ जिन्होंने राजस्थान के अंदर जो बिजली कंपनियों का जेलो एग्जाम हुआ था, तो आउट ऑफ ऑलमोस्ट 15,000 कैंडिडेट्स अप्रोक्सली उनमें से फर्स्ट रैंक्स जो है उन्होंने सिक्योर किए, यानी कि टॉपर। ओके, तो आज उनसे मुलाकात करेंगे और उनकी जिंदगी के कई पहलुओं को जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और साथ ही साथ में खुद को भी जो है एक रैंकर बनाने की नई ड्रीम को जो है उसको देखना शुरू करेंगे। तो चलिए शुभ, यहाँ पे आपके बीच इनवाइट करता हूं मैं जितिन पारिक जी। जितिन प्लीज। हेलो जितिन, कैसे हैं आप? जितिन जी, जर्नी जो है वो हर इंसान की किसी न किसी पॉइंट पे शुरू होती है। ओके, ऑब्वियसली बात है, आपकी भी जो ये यात्रा है जीवन के अंदर आगे बढ़ने की, वो एक स्कूल की एजुकेशन के साथ शुरू हुई थी। तो आपके स्कूल के एजुकेशन के बारे में कुछ बताओ, कहाँ आपका एजुकेशन रहा था वगैरह? सर मैं एक्चुअली दौसा डिस्ट्रिक्ट के लालसोट टाउन से हूँ, तो वहाँ की एक प्राइवेट स्कूल से मैंने 10th तक पढ़ाई की। फिर उसके बाद सर मैं गवर्नमेंट स्कूल मैंने ज्वाइन किया फॉर 11th एंड 12th, क्योंकि मेरे को इंग्लिश लिटरेचर मतलब 10th तक जो है एक आपका गांव के ही सामान्य प्राइवेट स्कूल में आपकी एजुकेशन रही थी, और फिर आपने 11th 12th के अंदर जो है गवर्नमेंट सरकारी स्कूल से अपना एजुकेशन ली। 11th 12th में आपका मीडियम हिंदी रहा। यस सर। और फिर आपने जितिन जी जो अपनी एलएलबी की है, वो एलएलबी आपने इंग्लिश मीडियम से की। इंटीग्रेटेड कोर्स। ये स्विच क्यों किया? सर क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माइंडसेट बना हुआ है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश को कैसे कवर कर पाएंगे। तो सर मैंने 11th और 12th हिंदी मीडियम में करने के बाद उसको फ्लुएंटली मैं इंग्लिश में भी उसको करता चला गया। तो स्मूथली अगर हम करना चाहते हैं तो हो जाता है सर, ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, क्योंकि लो सर पूरा का पूरा इंग्लिश पे ही सेंट्रिक है। बना भी जो फ्रेमिंग होती है एक्ट्स की, वो पूरी की पूरी इंग्लिश में ही होती है सर। तो बेसिकली हमको पढ़ना इंग्लिश में ही चाहिए हिंदी मीडियम होते हुए। मैं यहाँ पर जितिन जी को बीच में रोक के आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। देखो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के मन में हमेशा एक डर रहता है कि कहीं कहीं जो है हमारा सिलेक्शन शायद इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोग जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नहीं हैं। इस डर से डरने की बजाय हमें एक निर्णय लेना चाहिए, एक डिसीजन लेना चाहिए, जैसा कि जितिन जी ने लिया। अब 12th करने के बाद इनको जब लगने लग गया कि मुझे अपना मीडियम चेंज करना ही चाहिए, नहीं तो हो सकता है आगे जाके मुझे दिक्कत आए। अब जब ये 12th पास आउट हो रखे थे उसमें शायद इनको इतना नहीं पता होगा, लेकिन एक कहते हैं ना, एक सही निर्णय जो होता है वो कहीं के आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो इनकी वही डिसीजन मेकिंग शायद हेल्पफुल भी रही आगे के लिए भी, और इन्होंने 5 साल का जो अपना लॉ का कोर्स है वो इंग्लिश के अंदर कंप्लीट किया। जितिन जी, जीवन के अंदर हमेशा कहीं कहीं हमें कुछ न कुछ एक प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है जो हमको कहता है कि यार यहाँ पे इस रास्ते से आगे बढ़ा। लॉ के फील्ड में आना, आपके पास और भी ऑप्शन थे, आप साइंस वगैरह भी जा सकते थे, तो लॉ के फील्ड में आप क्यों आए? किसने आपको इस बारे में इंस्पायर किया? सर एक्चुअली मेरे फादर जो हैं वो कोर्ट में ही हैं, सीनियर रीडर हैं। रीडर की पोस्ट पर? यस सर। तो सर वो उन्होंने स्टार्टिंग से जजेस के प्रिविलेजेस को, इम्यूनिटीज़ को देखा है, उनके रेस्पेक्ट को देखा है, तो चाहते हैं कि मेरा बेटा भी वहाँ जा करके उस चीज़ को अचीव करें, उस चीज़ को प्राप्त कर पाए जीवन में। तो उन्होंने स्टार्टिंग से जैसे ही मेरा 12th कंप्लीट हुआ मुझे लॉ के फील्ड में डाइवर्ट कर दिया ताकि मैं आरजेएस दे पाऊँ। तो मैंने उसके लिए मैं भी जितिन, मैं कह सकता जैसे आपके पिताजी थे वो जो कोर्ट में एज अ रीडर की जॉब करते, मतलब एक क्लिनिकल जॉब जो होता वहाँ पर करते, तो शायद कहीं की जैसे मतलब जब वो आते, जज साहब आते थे तो एकदम खड़े हो जाना, है ना, जो है रेस्पेक्ट देना, पूरा कोर्ट जो है एक तरीके से खड़ा हो जाता है जब जज की एंट्री होती है उसके कोर्ट रूम के अंदर। कोर्ट रूम जज का साम्राज्य है भैया, है ना। तो शायद कहीं की जो है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, वहां से आपको एक इंस्पिरेशन मिली कि यार ये डिग्निटी तो जो मुझे लेनी है, मैं भी जब मेरी कोर्ट में जाऊंगा तो एक अलग तरीके से जो है माहौल बनना चाहिए, कहीं मतलब वो ड्रीम आपका जुडिशरी। यस सर, इस चीज़ ने बहुत कन्विंस किया। ओके, तो जितिन जी आपका ड्रीम जुडिशरी में था, तो फिर आपने ये जेलो का एग्जाम, नो डाउट आप जेलो के आपने फर्स्ट रैंक को क्रैक भी करके दिखा दिया, लेकिन क्या जेलो का एग्जाम जुडिशरी कैंडिडेट्स को देना चाहिए? यस सर, डेफिनेटली देना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी सर हाईली प्रोबेबल एक एग्जामिनेशन है जिसमें डाइवर्सिफाइड लोग बैठते हैं और कहीं ना कहीं एक मन में ये वहम रहता है कि क्या हम कर पाएंगे। तो एक सिक्योरिटी जनरेट करने के लिए, बैकअप के लिए हमें जेएलओ जरूर देना चाहिए। बैकअप के लिए मतलब एक कहीं की साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन वर्क करता है, ऐसा कुछ? यस सर, श्योर, ये चीज़ काम करती है सर। ये चीज़ काम वहाँ पे करती है। देखो, बात पते की ये है कि जुडिशरी पहाड़ की चोटी है, ऑब्वियसली बात है, हमें उसको हासिल करना ही करना है, लेकिन जैसा जितिन ने बताया कि एक संतुष्टि का लेवल आ जाता है। क्या होता है, हमारे घर वाले होते हैं, हमसे एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या हम खुद अपने आप से एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं।
जब हम एक चीज हासिल कर लेते तो कम से कम ये लगता है कि यार मैंने यहाँ तक तो मैं पहुंच गया हूँ, अब अगर कूदी मारूंगा, जंप मारूंगा, कुछ हासिल करने की कोशिश करूंगा, तो हो सकता है वो अगर किसी कारण से हासिल नहीं भी होगी तो मैं उससे सेफर पॉइंट पे आकर के रुकेंगे, उससे नीचे तो नहीं गिरेंगे। अगर आपने जंप मार भी ली, लपक भी लिया, तब तो ठीक, नहीं भी लपक पाए तो कम से कम उससे नीचे तो आप नहीं गिरेंगे। डेफिनेटली। तो ये एक पीछे का, अगर मैं इसको एक साधारण भाषा में बात करूं तो यही आपका भी माइंड में माइंडसेट था। सर यही चीज़ मेरे दिमाग में थी, इसीलिए मैंने जैसे ही मेरा एलएलबी कंप्लीट हुआ 2020 में मेरा कंप्लीट हुआ सर, और ड्यूरिंग लॉकडाउन ही मैं आरजीएस के लिए तैयारी कर रहा था कंटिन्यूसली, और जैसे ही मुझे पता चला कि वैकेंसी डिक्लेयर हुई जेएलओ की, मैंने अप्लाई किया। और मैं आपको जितिन के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। देखो यूँ तो हर एक बच्चा जो होता है ना, वो माँ के लिए बहुत प्यारा बच्चा होता है ना। माँ एक ऐसा शब्द जो मतलब जो कभी भी किसी परिभाषा के अंदर खुद को सीमित होने दे ही नहीं सकता। जब जितिन तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, उसी दौरान जो है माँ का साया जो है वो नितिन जी के सिर से हट गया। उनकी माता जी का जो है किसी बीमारी उसके कारण ब्रेन हैमरेज के कारण जो है इनकी माता जी का देहांत हो गया था, और एक तरीके से जितिन उस परिस्थिति के अंदर टूट चुके थे। देखो हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मुकाम आता है जब परिस्थितियां जो उसको पूरा तोड़ देती है। जितिन एक चीज मैं स्पेशली जानना चाहता हूँ, माँ से, अपनी मदर से आप बहुत क्लोज थे, तो उस परिस्थिति में आपने खुद को कैसे मतलब अंदर कहते हैं ना अपने मोटिवेशन को अपने इसमें कैसे जिंदा रखा? सर निराशा हुई काफ़ी कि उन्होंने ड्रीम देखे थे जो हमारे लिए, वो देख नहीं पाई उनको फुलफिल होते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कन्विंसिंग पर्सनैलिटी की वजह से कि वो चाहती थी कि हम कुछ करें जीवन में, वो हमें जिस तरीके से देखना चाहती थी तो हमने उसको फॉलो किया कि हमारे ड्रीम्स को जो हमारे लिए हमारी माँ चाहती थी तो हम उसको अचीव जरूर करें ताकि उनको खुशी हो जहाँ भी हो। इस चीज़ को देखते हुए सर देखो जीवन के अंदर है ना इमोशन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और माँ और बेटे का रिलेशन अभी शायद आप इस कैमरे की नज़र से ना देख पाए। मैं जितिन के जस्ट बिल्कुल पास में बैठा हूँ, और मैं जब भी बात बता रहा है ना, मैं इनकी आँख के अंदर जो है इनकी नम आँखों को देख पा रहा हूँ, इनकी आँख के अंदर के जो आंसू को जो मैं अपनी आँखों से ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। यानी कि ये बातें इंसान जो है वो दिमाग से नहीं, वो दिल से बोलता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने अपने मदर के ड्रीम को जिंदा रखा। ये भी चाहते तो ये भी इस चीज़ को खत्म करके कोई दूसरे रास्ते में अपना को डाइवर्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि माँ के उस सपने को आपने पूरा करने का कोशिश किया। सर मैंने इसी को ध्यान में रखा और इस सपने को आगे अपने को जुडिशरी तक भी जिंदा रखना। यस सर डेफिनेटली। चलिए जितिन जी, अब भावनात्मक पहलू के साथ में एक ऐसी बात जो आप सभी कैंडिडेट जानना भी चाहते हैं जितिन से, कि जितिन यार ऐसी कैसी पढ़ाई कर ली, फर्स्ट रैंक कैसे लेकर आ गए, वो पढ़ाई का तरीका क्या था वो बताइए। सर एक्चुअली क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है सर कॉम्प्लेक्सिटी में फंस जाते हैं, मटेरियल इकट्ठा करना, काफ़ी सारी बुक्स को परचेज कर लेना, जबकि हमको पता है कि लेजिस्लेशन ने जो ड्राफ्ट किया है प्रॉपर बेयर एक्ट, सो दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग वी हैव, क्योंकि हमको सारा का सारा मटेरियल वहीं से प्रोवाइड होगा जो हमको एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, जुडिशरी की से लेकर के लॉ के फील्ड की किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं कहूँगा तो बेयर एक्ट पे कमांड, बेसिकली बेयर एक्ट पे कमांड रखना है, और हमें अदर मटेरियल के पीछे इतना भागना दौड़ना नहीं है, क्योंकि वो सर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, और कहीं ना कहीं हम जो बेसिक चीज़ है हमारी जो बेयर एक्ट है उस पर भी हम अटेंटिविटी से काम नहीं कर पाएंगे सर। तो कहीं ना कहीं हमको बेयर एक्ट सेंट्रिक अप्रोच थी सर, मैं स्टक हो गया था सर बेयर एक्ट के ऊपर ही। मैंने काफ़ी टाइम एक एक्ट को मैंने काफ़ी बार रिवाइज कर लिया है अभी तक, तो उसी ने काम किया सर। मैं आपको बात बताना चाहूँगा, तकरीबन आज से 4 या 5 दिन में जितिन शायद आपका कॉल आया था मेरे पास में, मैसेज आया था और कहा कि सर थैंक यू सो मच सर, मेरा जो है अभी सिलेक्शन जो हो गया है, मतलब टॉप रैंकर के रूप में जो है मेरा फर्स्ट रैंक हासिल हुआ है। तो आप लिंकिंग लॉ से भी जुड़े हुए जितिन? यस सर। कितना टाइम हो चुका है? सर मैं काफ़ी समय से, जब से आप पढ़ा रहे हैं सर तभी से मैं लगभग जुड़ा हूँ, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप थे तब से ही मैं आपसे कनेक्टेड हूँ। तो सर उसने बहुत फ़ायदा किया, उससे बहुत एडवांटेज मेरे को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिला, क्योंकि सर किसी भी एक्ट को इंडिविजुअली नहीं पढ़ा जा सकता है। लॉ कहीं ना कहीं कंबाइंड बंच ऑफ अप्रोच है सर, we'll have to apply that in order to achieve something, in order to apply on a particular thing. So whenever we read an act, we will have to conjointly study that with the other acts as well. Whether it is IPC, we'll have to read with Evidence Act and CRPC as well. So
हमको मतलब किसी एक मतलब इंडिविजुअली नहीं पढ़ जो सकते। लिंकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट रहा कि एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से जोड़ दिया जाए, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से, किसी एक पीरियड को दूसरे पीरियड से लिंक किया जाए, तो वो एक कहीं की इफेक्टिव है। जैसा कि आपने कहा कि अब जब हम खाना खाने बैठते हैं, अब सोचो थाली में सिर्फ आपको रोटी ही परोसी जाए तो क्या आप संतुष्ट हो पाओगे ना? रोटी के साथ सब्जी का लिंकिंग भी जरूरी है, सब्जी के साथ मिठाई का लिंकिंग भी जरूरी है, उसके साथ अचार का लिंकिंग, तब वो जो थाली है वो हरी भरी दिखती है। कहीं न कहीं ऐसा कैसा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हमारे लॉ की पढ़ाई के अंदर भी होता है, जैसा नितिन ने बताया कि एक कंजॉइंट जो है ना, स्टडी का एक प्लान होता है। तो मतलब आपका ये कहना है कि लिंकिंग वाला मामला ठीक है, स्टूडेंट के लिए बढ़िया नेसेसरी है सर, ये नेसेसरी है सर। बिना बिना जॉइंट स्टडी के, बिना लिंकिंग के अपन कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते। तो ये बात मैं आज आपके सामने इसलिए भी जितने से कहना चाहता था कि देखो रियल टाइम में कुछ चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है। कहते हैं ना कि कोई इंसान जब खुद एक जीता जागता मिसाल अगर हमारे सामने जब खड़ा होता है या खड़ी होती है, तब हमें पता चलता है कि अच्छा यार उसने उस तरीके से उसको अडॉप्ट किया था। और यही पर्पस है कि कहीं की जो है आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाए, सीख पाए। जितिन ने अपने मोस्टली क्लासेस यूट्यूब वगैरह से ही अटेंड किया सर, यूट्यूब और अनअकैडमी की जो क्लासेस, स्पेशल जो क्लासेस वगैरह रहा था। ओके, तो जितिन जी उनसे कनेक्टेड। अच्छा, अनअकैडमी ऐप पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जितिन? सर प्यारा है, काफ़ी अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस है सर इससे तो मेरा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन हमें ऐसा लगता है कि इंटरेक्शन चल रहा है, जो हमें पढ़ा रहे हैं वो हमको इंडिविजुअली पढ़ा रहे हैं, वन टू वन पढ़ा रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं लगता, हेजिटेशन जो होती है वो नहीं मिलेगी आपको इस प्लेटफॉर्म पे कहीं भी, ये चीज़ मैं कहूँगा सर। मतलब वन टू वन जैसे कोई भी डे सेंड बातचीत हो जाए सर, डायरेक्ट मतलब लगता है कि हाँ हमको कोई पर्सनली पढ़ा रहा है। एक सवाल जितिन मुझे लॉ के स्टूडेंट के लिए बताइए, आप आज भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दो ऐसे शब्द हैं जिसमें देखा जाता है कि नहीं यार ऑफलाइन वाला मुकाबला ऑनलाइन में नहीं हो सकता। आपका क्या मानना है? ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये जैसे अपन अनअकैडमी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके माध्यम से अपन छोटी सी क्लास अटेंड कर रहे हैं वगैरह, तो ऑनलाइन एजुकेशन का क्या कैसा है? ठीक है सीन, या इसमें कुछ गड़बड़ है स्टूडेंट नुकसान है? सर बेहतरीन है सर, इसने काफ़ी टाइम को वेस्ट होने से बचाया सर ऑनलाइन स्टडी में। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा होम टू कोचिंग, कोचिंग टू होम जो टाइम वेस्ट होता था सर, और एक हेजिटेशन होती है कि क्लास में हम रेस करके किसी भी क्वेश्चन को मतलब क्वेरी नहीं कर सकते हैं जनरली, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हेजिटेटेड। तो कहीं ना कहीं इसने ऑनलाइन स्टडी ने हमको डायरेक्ट अप्रोच दी है कि टीचर हमें पढ़ा रहे हैं और हम उनके सामने इंडिविजुअली बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति हमारे बीच में उस समय ना तो कोई डिस्टर्बेंस है, ना कोई साउंड ऑब्स्टिकल्स है, कुछ भी नहीं है। मतलब टीचर पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो जब ऑफलाइन में हम बैठे रहते हैं, यस सर, तो जब हमारे पास में इधर भी 10 लोग बैठे हैं, इधर भी 10 लोग, पीछे 50 लोग बैठे, तब आपको सवाल पूछने में इरिटेशन होती है? यस सर, अटेंटिविटी की कमी रहती है सर, अटेंटिविटी कमी रहती है। मतलब कहीं आसपास वाले जो होते हैं वो कुछ न कुछ कहते हैं यार इधर देख उधर देख, अगर थोड़ा सा डाइवर्जेंस में बना रहता है। ये रहता है। तो इन्होंने एक बड़ी जेन्युइन बात कही यहाँ पर जितिन जी ने कि ऑफलाइन के अंदर ये चीज होती है। अच्छा जितिन जी ये बताओ, ऑफलाइन ऑनलाइन के अंदर समय की बचत और कैसे कैसे होती है? जैसे मतलब एक तो होता है ऑफलाइन में पूरा तैयार व्यार होकर जाना पड़ता है, सब लोग देखेंगे ना, तो उसके लिए आधा घंटा अपन को तैयारी वाला मेकअप करना पड़ता है। सर और सर ऑनलाइन में तो हमको ऑप्शन होता है कि हम 1.5 पे स्पीड बढ़ा करके भी अच्छा राइट राइट, उसका मैंने काफी फायदा उठाया सर, क्विक रिविजन्स पे और क्विक किया मैंने उसको। शायद आप इनके पॉइंट को समझ नहीं पाएंगे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होता है जैसे आप अनअकैडमी ऐप पर क्लास अटेंड कर रहे हो, तो वहां पर क्या है, अगर आप मान लीजिए रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो तो आपके पास स्पीड को बढ़ाने का ऑप्शन रहता है, ठीक है। अब ऐप के अंदर रिकॉर्डेड क्लास है, आपने 1.5x में डाल दिया तो आपके जो सर है जो भी पढ़ाने वाले थोड़े देर भागते भागते चले जाएंगे। ऑफलाइन क्लास में हम ये सर से नहीं कह सकते कि सर आपका कोई बटन हो तो दबा दो, थोड़ा सा 1.5x स्पीड पे चले जाओ, है ना। तो ये कहीं की जो है टाइम सेविंग जो है रहता है। जितिन जी कुछ आखिरी बातें आपसे मैं जानना चाहता हूँ। आपके पिता, जैसा आपने कहा कि कहीं भी उस कोर्ट रूम से जो है आपने कई चीज़ों को सीखा, लेकिन जितिन जी प्रैक्टिकल लाइफ ये भी है कि आखिर रीडर की जॉब से एक लिमिटेड सैलरी, ऐसा तो है नहीं अनलिमिटेड अमाउंट आता है सर। और आप जैसे बताया कि आप 2 ब्रदर वगैरह, तो फाइनेंशियली चीज़ें मैनेज हो जाती थी या थोड़ा सा कहीं सर कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है लाइफ में, क्योंकि हमको ध्यान रखना होता है कि हमारे सोर्सेज लिमिटेड है, तो हमको जो भी अचीव करना है लाइफ में तो उसके लिए हमारे पास उन्हीं सोर्सेज से हमको अचीव कर लेना है। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमने पूरी पढ़ाई, पूरा जीवन उसी तरीके से जिया है सर। तो ये काम करता है सर, हमको कहीं ना कहीं चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि फाइनेंशियल सिचुएशंस और जो भी हैं
तो रहता ही है। मतलब ऐसी सिचुएशन में इंसान को घबराना नहीं चाहिए। नहीं सर, ये बात तो फैक्ट है। ये फैक्ट है सर। कि या फिर ऐसा होगा नहीं यार पापा जो इतना कमा नहीं पा रहे, मैं भी चला जाता हूँ मार्केट में, कुछ ना कुछ तो मैं काम कर लूँ, क्योंकि वो आपका शॉर्ट टाइम उनको असिस्ट करना एक तरीके से उनके लिए लॉन्ग टाइम नुकसान है। Yes, sir. जितिन एक बात को आप मुझे कंफर्म करो तो एज ए स्टूडेंट बताना, ठीक है? देखो कई बार हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमें लगता है यार पेरेंट्स थोड़ा परेशान हो रहे Yes, हैं, sir. सफर कर पैसों की कमी का किसी कारण से, क्योंकि उनका जो भी आता है हमारी पढ़ाई के ऊपर खर्च हो रहा है, सब कुछ हो रहा Yes, है। sir, yes. उस समय ये मन में आता है कि यार मैं भी थोड़ा 2 पैसे अर्निंग करना स्टार्ट कर दूं, ऐसा आता हूँ कि स्टूडेंट सर आता है सर, आता ये है? चीज़ रहती है, लेकिन जब हम इसको लॉन्ग टर्म वे में सोचते हैं एग्जैक्टली मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। अगर उस समय स्टूडेंट को क्या जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बात का जवाब दो आप। नहीं सर, नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है सर। ये थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है कि हम कुछ अर्न कर पाए या कुछ किया, लेकिन हमको विद इन द टाइम या फिर आफ्टर द फेज ऑफ टाइम हमको पता चलता है कि हमने बड़ी गलती कर दी है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम वो अचीव नहीं कर पाते जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए ड्रीम किया। वो हमसे वो अर्निंग नहीं चाहते, वो हमसे सक्सेस चाहते हैं। जिस फील्ड में उन्होंने हमको डाइवर्ट किया है, हमारे को उस फील्ड में कन्विंस किया है, तो वो उस फील्ड में हमारी सक्सेस चाहते हैं, बजाय उनको कोई शॉर्ट टर्म अर्निंग करके हम उनको देते हैं, तो दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर। एग्जैक्टली मैं यहाँ पर जितिन की बात में एक चीज और ऐड करता हूँ। देखो अभी आपके पेरेंट्स सक्षम हैं, अभी जैसे तैसे वो आपका परिवार चला लेंगे। डेफिनेटली। अगर आप वाकई में उनकी केयर करते हो ना, अगर आप वाकई में आपके दिल में उनके प्रति मतलब ऐसा है कि रेस्पेक्ट, आप चाहते हो उनकी हेल्प करना, मदद करना, अभी मत करो। जब उनके जो है उनका जीवन जब बुढ़ापे की ओर अग्रसर होगा ना, तब खुद को मजबूत बना के रखना, राइट? जितिन सही कह रहा हूँ? एग्जैक्टली सर। अभी तो वो खुद को संभाल लेंगे, जब वो संभालने में खुद को थोड़ा सा कहीं के जो असक्षम महसूस करें, उस समय आप जो अगर वाकई में उनके लिए कुछ कर पाओगे तो वो बेहतरीन होगा। अभी आप जो इमोशनल तरीके से शॉर्ट टर्म चीज़ों को मैनेज करने के लिए लॉन्ग टर्म का एक बड़ा नुकसान कर रहे हो, कहीं की वो जस्टिफाई नहीं है, हम हमारी लाइफ को स्पॉइल कर सकते Spoil हैं एक गलत डिसीजन हमको। एग्जैक्टली। चलो जितिन, आज के सेशन का अंतिम सवाल आपके लिए वो ये है, एक लॉ की पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट है, जैसे तैसे LLB वगैरह करता है, उसके बाद में कंपटीशन की तैयारी करता है, तो LLB करने के दौरान आपको क्या लगता है वाकई में उसको एक प्रॉपर जो है कहीं से भी, चाहे वो इंडिविजुअल ले, कहीं से पर्सनल ले, किसी कोचिंग से ले, उसको कोचिंग लेनी चाहिए आज के समय की जरूरत के हिसाब से बताना? सर जहाँ तक अपने लॉ के फील्ड का सवाल है, हमको पूरी जो स्टडी का जो मटेरियल है या फिर कहेंगे जो हमारा फील्ड है वो पूरा प्रिसाइज है सर, वेल डिफाइंड है। क्योंकि सर आप जैसे यूपीएससी को देखेंगे या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखेंगे तो वहाँ पे सर ओपन टॉपिक्स होते हैं, वहाँ पे लिमिट्स का पता नहीं होता है सर। लेकिन हमारे जुडिशरी में हमारे को प्रॉपर एक्ट्स होते हैं, पर्टिकुलर सेक्शंस होते हैं, तो हमारा डाइवर्सिफाइड नहीं है, एक लिमिटेड स्कोप है। तो हम अटेंटिविटी से अगर काम करते हैं तो कोचिंग इज नॉट नेसेसरी, बट फॉर ए बेटर एक्सपोजर और फॉर ए बेटर क्लैरिटी, कि अगर हमको सच में लग रहा है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं एक बार की रीडिंग से या 2 बार किसी चीज़ को रीड करके हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली हमको कोचिंग भी कर लेना चाहिए। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि देखो मैं पर्सनली भी कोचिंग की बातों को प्रेफरेंस नहीं देता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं कई बार यूट्यूब पर कह भी चुका हूँ। लेकिन क्या है कि समय की दौड़ इस तरीके से है, आज के समय में अगर आप वाकई में एक कंपटीशन देना चाहते हो ना अपने कॉम्पिटिटर को, क्योंकि देखो रेस हमेशा हमारे संविधान का आर्टिकल 14, मैं कई बार वापस दोहरा रहा हूँ इस बात को, आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी मस्ट बी अमॉन्ग इक्वल्स। आप अनइक्वल्स से इक्वलिटी नहीं कर सकते। आप एक को तो पैदल दौड़ा रहे हो और एक को बोल रहे हो घोड़े पे बैठा कि अब तू दौड़, अब दोनों के बीच में रेस कराओगे तो भैया वो पैदल वाला कैसे जीतेगा? तो कहीं कहीं उसको उस लेवल पे लाने के लिए आज के समय में इस शब्द को चाहे आप कोचिंग कहो चाहे कहीं गाइडेंस कहो, एक जरूरत है जो पड़ती है, राइट? चलो जितिन जी, तो बस इतने ही रहा हमारा, और भी इस तरह की हम इवेंट आपके लिए मैं लेके आता रहूंगा ताकि आप जो है रियल टाइम चीजों से इंस्पायर हो सके। और कमेंट बॉक्स में आपने जितिन की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी वो जरूर बताइएगा। ओके, मैं आपको बता देता हूँ पूरे सेशन के अंदर अभी तक जो है जितिन जी हमारे कैमरे के सामने आंखें नहीं लगा रहे। अब जितिन जी एक बार पूरा कैमरे के सामने फेस करना है आपको, ओके? और अच्छा एक सवाल तो रह गया, अभी जैसे हमारे जितिन जी जेलो बन गए, जूनियर लीगल ऑफिसर बन गए, तो जितिन जी एक बात बताओ, ये जो जुडिशरी की तैयारी है वहाँ कुछ काम आ रही है आपकी कि नहीं आ रही? नहीं सर, बहुत काम आ रही है सर, कहीं ना कहीं पूरा इंटरकनेक्टेड ही है, क्योंकि जेएलओ का काम भी कोर्ट में जाकर के जो पैनल लॉयर है पैनल उनसे इंटरेक्ट करना, उनको फैक्चुअल पोजीशन सबमिट करना, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी से वो कनेक्टेड हमेशा ही रहता है, तो मेरे को काम तो आ रही है।
मतलब जुडिशरी की पढ़ाई काम आ रही है, यानी कि सीखा हुआ भैया कहीं कहीं काम आता है। और भैया जुडिशरी का सीखा हुआ तो हर जगह काम आएगा, ध्यान रखना। अगर जीवन में अच्छे जज नहीं भी बने तो ध्यान रखना, नंबर 1 के जेलो तो बनोगे ही बनोगे, फर्स्ट थिंग। और एक अच्छे एडवोकेट तो हमें बनना ही बनना है लाइफ के हर पार्ट में। चलिए जी, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए वीआईपी के स्टूडेंट की तरह तो आइकॉनिक है, 1-to-1 गाइडेंस वहां पर मिलेगा, ठीक है। और प्लस वाले कोर्स के अंदर बाकी सारी डिटेल तो है ही। ये आपका प्राइस कोटेशन है प्लस का, आइकॉनिक का। एपीओ का जो बैच होगा वो 6 महीने का होगा, 6 मंथ का आप ड्यूरेशन है जो मान के चलेगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों तरह के स्टूडेंट के लिए होगा, ओके। और सारे स्टेट के एपीओ को कवर हम करने का पूरा हमारा एफर्ट है। और उसके अंदर स्पेसिफिकली क्या होने वाला है, आपके जितने भी राजस्थान, यूपी, एमपी की वैकेंसी उसको हम कवर करेंगे, लेकिन 6 मंथ का एक ड्यूरेशन टाइम वहां पर रहेगा, ओके। सो दिस इज द गुड वन ऑप्शन फॉर यू। सो थैंक यू सो मच।